तो बेटा चालू करते हैं, ध्यान दो सब जन। सबसे पहला क्वेश्चन था दैट वाज कि ऐसा कौन बंदा है जो कि बिजनेस एक्टिविटी में पार्टिसिपेट नहीं करता है पार्टनरशिप में, बट नाम देता है, दैट इज नॉमिनी पार्टनर। कैसा पार्टनर बेटा? नॉमिनी पार्टनर। क्वेश्चन नंबर 2 था इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में बिजनेस का मीनिंग क्या होता है? तो कितने टाइप के बिजनेस कर सकते थे बेटा अपन? 3, ट्रेड, प्रोफेशन और ऑक्यूपेशन। क्वेश्चन नंबर 3 था सेक्शन नंबर 10 के दायरे में कब कब ऐसी सिचुएशन अराइज होंगी जहां पे एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर के लॉसेस को बेयर करना पड़ेगा। तो तीनों केसेस में ऑल ऑफ द अबव आंसर था बेटा। निग्लिजेंस रहो, रॉन्गफुल एक्ट रहो या फिर फ्रॉड रहो, एक पार्टनर को दूसरे पार्टनर की मदद जो है वो लॉसेस बेयर करने में करनी पड़ेगी। ऑल ऑफ द अबव आंसर था क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 था कि जो पार्टनरशिप का रिलेशन बनता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में पार्टनर्स के बीच में जो रिलेशन बनता है वो काय की वजह से बनता है? तो दैट इज कॉन्ट्रैक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 था बेटा कि अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में तुम्हारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का जो एग्रीमेंट बना हुआ है पार्टनर्स के बीच में उसमें लिखना था, बट उन्होंने लिखा हुआ नहीं है, तो कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है? तो 6% मिलता है। कितना परसेंट बेटा? 6%। ऑप्शन नंबर डी था इसका। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ तक पूरे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के क्वेश्चन थे। इसके बाद इन्होंने पैटर्न चेंज करके ला लिया सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट पे। क्वेश्चन नंबर 6, विच इज द मेन एसेंशियल पर्पस? एसेंशियल क्या है? तो कंडीशन थे। कोलैटरल टू द एसेंशियल क्या था बेटा? वारंटी। यहाँ पे उन्होंने सिर्फ क्या पूछा? स्टैपुलेशन विच इज एसेंशियल टू द मेन पर्पस इज कंडीशन। फिर आते क्वेश्चन नंबर 7 पे, ऐसे कौन से बंदे थे जो कि ओनर ना होते हुए भी टाइटल को ट्रांसफर कर सकते थे? तो वो थे नेमो दैट क्वैट नॉन हैबितो। मतलब ये एक लैटिन फ्रेज पूछा था इन्होंने कि अगर तुम लोग ओनर नहीं हो तो क्या तुम फिर भी गुड्स को ट्रांसफर कर सकते हो? तो कौन से लैटिन फ्रेज में कर सकते हो? नेमो दैट क्वैट नॉन हैबितो। तो इसका था ऑप्शन नंबर बी। 8 में उन्होंने पूछा था इसमें से चारों में से एक सिचुएशन बताओ जिसको प्रॉमिसरी नोट माना जाएगा। तो वो है बेटा सी, जहाँ पे एक बंदा एक्नॉलेज कर रहा है कि मुझे डेब्स देने बचे, 500 रुपये देने बचे करके। तो इसका ऑप्शन था सी। 9 की अगर बात करूँ तो जहाँ पे तुम लोगों ने बिल पे नाम भी लिखा है और डायरेक्शन भी लिखा है, नाम भी लिखा है, डायरेक्शन भी लिखा है, तो ये बिल को कैसा बिल बोला जाता था? फुल बिल बोला जाता था इसको, मतलब फुल एंडोर्समेंट बोलेंगे उसको अपन। फिर 10 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे सेलर जो है सारी चीज़ों को रिवील करने वाला नहीं है। तो ऐसा कौन सा डॉक्टरीन था जहाँ पे सेलर की बात करी जाए? तो पूरे सोगा में ही तुमको पता है बेटा, एक ही डॉक्टरीन पढ़ा था अपन ने, दैट वाज डॉक्टरीन ऑफ केविन एम्टर, लेट द बायर बी अवेयर, है ना? सी ऑप्शन है। 11 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो जहाँ पे प्रिंसिपल डेटर के बिहाफ पे श्योरिटी ने उसका पैसा पे ऑफ कर दिया है, मतलब लाइबिलिटी थी किसकी? डेटर की, उसने पे ऑफ करना था क्रेडिटर को, बट किया हुआ नहीं है, श्योरिटी ने पे ऑफ किया है। तो ऐसे रूल को बोलते थे रूल ऑफ सबरोगेशन, राइट ऑफ सबरोगेशन। क्वेश्चन नंबर 11 तक की कहानी सबको क्लियर है बेटा। फिर आते हैं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पे आ गए लोग क्वेश्चन नंबर 12 से, दैट वाज चेक का पेमेंट करने के लिए वैलिडिटी पीरियड कितना है? दैट इज 3 मंथ्स। कितने महीने का है बेटा? 3 मंथ्स। तो ऑप्शन था बी। 13 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो बिल को अगर अपन ने एक्सेप्ट करना था बट एक्सेप्ट किया हुआ नहीं है तो कितने घंटे के अंदर वो डिसऑनर हो जाएगा? तो दैट इज 48 आवर्स। कितने घंटे के अंदर बेटा? 48 आवर्स। बट कब से? जब से प्रेजेंटमेंट हुआ है तब से लेके कितने घंटे के अंदर बेटा? 48 आवर्स। 14 क्वेश्चन की अगर बात करूं तो यहाँ पे पूछा गया है कि अनपेड सेलर का राइट क्या था? मतलब अनपेड सेलर गुड्स को जाने के लिए रोक सकता है क्या? कब रोक सकता है? कब बेटा? अगर बायर क्या बन चुका है? इंसॉल्वेंट। या अपने 3 कंडीशन जो पड़ी थी अनपेड सेलर के पास क्या क्या राइट्स आते हैं? तो 3 टाइप के राइट थे, राइट ऑफ लीन, स्टॉपेज इन ट्रांजिट और रीसेल वाला। तो स्टॉपेज इन ट्रांजिट वाला पॉइंट था कि बायर जैसे ही क्या हो जाता है इंसॉल्वेंट, तो अपन गुड्स को जाने के लिए क्या कर देंगे? रोक देंगे। क्लियर है सबको? क्वेश्चन नंबर 15 की अगर बात करूं तो इनलैंड बिल मतलब क्या होता है? चाहे इनलैंड बिल के लिए जो ऑप्शंस है, इनलैंड बिल तुमको पता भी होना चाहिए, दैट इज ड्रॉन एंड पेएबल इन इंडिया, ड्रॉन एंड पेएबल आउटसाइड इंडिया, है ना? इसको ही अपन क्या बोलते थे बेटा? इनलैंड बिल। तो इसका ऑप्शन है ए एंड बी। क्या ऑप्शन है बेटा?
ए एंड बी। फिर क्वेश्चन नंबर 16 की बात करिए। क्वेश्चन नंबर 16 में इन्होंने पूछा था भैया माइनर को मेजर होने के बाद कितने महीने मिलते हैं पार्टनर बनना या ना बनने को चूज करने के लिए, तो 6 महीने मिलते हैं। माइनर मेजर होने के बाद कितने महीने के अंदर डिसीजन ले सकता है पार्टनर टू बी अ पार्टनर और नॉट टू बी अ पार्टनर, विद इन 6 मंथ्स। ठीक है बेटा, सबको सारी बातें क्लियर है। फिर उन्होंने पूछा इसमें से ऐसे कौन सी इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी है जो कि फॉल्स है। फॉल्स है मतलब इम्प्लाइड कंडीशन और वारंटी नहीं है, ये क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा गया है। तो देखो बेटा, इम्प्लाइड कंडीशन एज टू होलसमनेस था, कंडीशन एज टू मर्केंटेबल क्वालिटी था, फलाना टलाना बहुत सारी थे। तो बेटा एक ही थी ना, क्वालिटी और फिटनेस। ये कभी भी चेक करने की गरज पड़ती नहीं है, ये कभी भी चेक करने की गरज पड़ती नहीं है। तो इसका ऑप्शन है सी। 17 का आंसर क्या है बेटा? सी, क्वालिटी और फिटनेस। फिर बिल और प्रॉमिसरी नोट जो कि आफ्टर साइड दिया गया, क्वेश्चन नंबर 18, तो इसका ऑप्शन है डी, आफ्टर पेमेंट। पेमेंट आफ्टर क्या हो जाएगा बेटा? एक्सेप्टेंस। सॉरी, आफ्टर क्या हो जाएगा? एक्सेप्टेंस। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करूं तो 19 की अगर बात करूं तो इसमें बोला गया बोलते हैं कि भैया होल्डर ऑफ द नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट साइन इट फॉर द पर्पस ऑफ नेगोशिएशन। इसका मीनिंग क्या है? एंडोर्समेंट। एक बंदे से दूसरे बंदे को क्या करना है? ट्रांसफर करना। मतलब ही क्या था बेटा? एंडोर्समेंट। साथ में सेक्शन 13 सब सेक्शन 1 का 20 वाले क्वेश्चन का आंसर है बेटा प्रॉमिसरी नोट। वो पूछते थे इसमें से क्या नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है, तो देखो बाकी सब तो नहीं है, सिर्फ प्रॉमिसरी नोट ही एक बचा हुआ था। साथ में 21 की अगर बात करूं, जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट या फिर कौन देगा बेटा? हाई कोर्ट देगा। ये वाले डिसीजन को कैसा डिसीजन माना जाएगा? जुडिशियल प्रेसिडेंट माना जाएगा। क्या माना जाएगा बेटा? जुडिशियल प्रेसिडेंट। साथ में पूछते हैं BNSS ने कंसोलिडेट और अमेंड किया था कौन से वाले लॉ को? अरे भैया एकदम सीधा सीधा विषय था। BNSS किसको एप्लीकेबल होता है? क्रिमिनल प्रोसीजर को। तो इसका आंसर था बी। 22 वाले का आंसर क्या है बेटा? बी। फिर बात करें 23 वाले की, तो बोलते हैं कि इसमें से मीडिएशन से रिलेटेड कौन सा आंसर सही है? इसमें से मीडिएशन से रिलेटेड कौन सा आंसर सही है? तो बताओ मीडिएशन मतलब क्या था? ऐसा बंदा जो कि कोर्ट के बाहर एक्स्ट्रा जुडिशियल करके काम करता है और अपने डिस्प्यूट को क्या करके देता है? सॉल्व। तो इसका आंसर था बेटा ए। इसका आंसर क्या था बेटा? ए। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 की अगर बात करूं, कौन से क्वेश्चन की बात करूं बेटा? 24 केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला की इन्होंने बात करी। SCC मतलब क्या होता है? तो इसका आंसर है सुप्रीम कोर्ट केस। SCC मतलब क्या होता है यहाँ पे? सुप्रीम कोर्ट केस। साथ में 25 की अगर बात करूं तो नंबर 25 में पूछा था बेटा कि प्राइमरी ऑब्जेक्ट क्या है DPDP का? तो इसका आंसर था सी, दैट इज टू प्रोटेक्ट द डिजिटल पर्सनल डाटा फॉर लॉफुल पर्पस। क्वेश्चन नंबर 26 के बारे में पूछा था कि हाल ही में जो 3 एक्ट चेंज हुए थे उसमें से BSA मतलब क्या होता है? तो दैट इज इंडियन एविडेंस एक्ट। 26 का आंसर है ए। 27 में उन्होंने पूछा था कि ऑडी ऑल्टरम पैटर्न मतलब क्या होता है? ऑडी ऑल्टरम पैटर्न मतलब ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है बेटा। इसका मीनिंग होता है हियर द अदर साइड, मतलब इसका आंसर है ऑप्शन सी। 28 में उन्होंने पूछा था कि भैया ऐसी एक लैंडमार्क केस बताओ जो कि प्रॉपर्टी से रिलेटेड चीज़ों को साथ डील करती है, तो दैट वाज सोलोमन वर्सेस सोलोमन। 29 में उन्होंने पूछा था कि कंपनी का डेफिनेशन कौन से सेक्शन में आता है? तो इसका आंसर है ए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 20। 30 की अगर बात करूँ तो उन्होंने पूछा था कि भैया भावनगर वर्सेस एसोसिएशन रबर इंडस्ट्री लिमिटेड, ये जो तुमको लिफ्टिंग द कॉर्पोरेट वेल्थ में केस स्टडी दी थी उसके बारे में पूछा था, तो इसका आंसर है ए। 31 की अगर बात करूँ तो स्मॉल कंपनी के बारे में पूछा था, तो स्मॉल कंपनी का टर्नओवर जो है वो 50 लाख का होना चाहिए, तो आंसर जो है बेटा दैट इज डी। 32 की अगर बात करूँ तो वो केस में उन्होंने पूछा था कि कंपनी जो है वो एसोसिएशन ऑफ मेंबर्स है, ये बताया गया था स्मिथ वर्सेस एंडरसन में बेटा, तो इसका ऑप्शन है ए। 33 की अगर बात करूँ तो रिजोल्यूशन अपने को पास करना पड़ता है, जो भी डिस्कशन हुआ है बोर्ड मीटिंग में उससे रिलेटेड रिजोल्यूशन पास करना पड़ता था MGT 14 में, तो 33 का आंसर है डी। 34 में उन्होंने पूछा था क्या अपन 15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके, तो हाँ
15 से ज़्यादा भी डायरेक्टर को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अपॉइंट कर सकते हैं। 35 में उन्होंने पूछा था कि जनरल मीटिंग में क्या शॉर्टर नोटिस अपन दे सकते हैं? यस, बट 95% लोगों का क्या होना चाहिए बेटा, अप्रूवल होना चाहिए। दैट इज इसका ऑप्शन है सी। 36 की अगर बात करूं तो यहाँ पे पूछा था कि 51% से ज़्यादा अगर गवर्नमेंट ने होल्ड किया है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सीजी और एसजी, तो वो केस में वो कैसी कंपनी है, तो दैट इज गवर्नमेंट कंपनी। फिर उन्होंने पूछा था कि कॉमन सील आज के डेट में लगाने की गरज नहीं है, और कंपनी सेक्रेटरी अगर है तुम्हारे पास तो तुम लोगों को पता होना चाहिए जो अमेंडमेंट आया था 2015 में, उसके बाद में कॉमन सील लगाने की गरज नहीं है। एक सीएस और एक डायरेक्टर ने, और एक डायरेक्टर और एक कंपनी सेक्रेटरी ने भी अगर क्या कर दिया, साइन, तो भी उसको कॉमन सील माना जाएगा। तो इसका ऑप्शन है डी, दैट इज आइदर ए और बी। फिर लिस्टेड कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए, तो 1/3 होने चाहिए बेटा। कितने होने चाहिए, 1/3। तो 38 का आंसर है 1/3, दैट इज बी। 39 की अगर बात करूँ तो स्मॉल कंपनी में कितने डायरेक्टर्स होने चाहिए, मिनिमम तो 2 होने चाहिए, तो इसका आंसर है ए। फिर क्या मिनिमम पेड अप कैपिटल की रिक्वायरमेंट है प्राइवेट लिमिटेड को, तो बेटा नहीं है, बट जितनी सेंट्रल गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की उतनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर है डी। अगर कोई मीटिंग जो है वो एडजेंट हो जाए तो वो मीटिंग कब ली जाएगी, नेक्स्ट वीक में सेम डे पे वो मीटिंग को कंडक्ट किया जाएगा, तो 41 का आंसर है बेटा सी। एक बोर्ड मीटिंग से दूसरे बोर्ड मीटिंग के बीच में कितने दिनों का गैप होना चाहिए, तो 120 डेज का, तो 42 का आंसर है बेटा बी। फिर 43 की अगर बात करूं तो डोरमेंट कंपनी ने कितना मीटिंग लेना है, तो डोरमेंट कंपनी ने एक बोर्ड मीटिंग लेना है हाफ कैलेंडर ईयर में, तो पूरे साल में कितने लेने थे, 2, तो इसका आंसर है ए। 7 में हर एक कंपनी का एक तो भी डायरेक्टर इंडिया में रहना चाहिए, मतलब कितने डेज से ज़्यादा, 182 डेज से ज़्यादा वो कहाँ पे रहना चाहिए बेटा, इंडिया में, तो 44 का आंसर है डी। 45 के आंसर की अगर बात करूँ तो किसको अपन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर करके अपॉइंट नहीं कर सकते, तो तीनों केसेस में ए बी सी, तो इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। 46 की अगर बात करूं तो अगर एक बंदा दूसरे बंदे के क्या बेयर कर रहा है, लॉसेस, तो इसको बोलते थे इंडेमनिटी। और तुमको याद होना चाहिए यहाँ पे 2 पार्टीज हुआ करते थे, इंडेमनिफायर और इंडेमनिफाइड। जो बंदा लॉसेस बेयर करता था उसको अपन बोलते थे इंडेमनिफायर, जिसके लॉसेस होते थे उसको अपन बोलते थे इंडेमनिफाइड। फिर आते हैं 47 में, अगर तुम लोगों ने गोल्ड की चेन को सिक्योरिटी के तौर पर रखा है, गोल्ड की चेन मतलब क्या है, मूवेबल प्रॉपर्टी, तो ये वाला क्या हो जाएगा बेटा, प्लेज। तुमने क्या किया बेटा, प्लेज। फिर 48 पे आते, प्रपोजल को एक्सेप्ट किस तरीके से किया जाएगा, तो इसका आंसर था बेटा बी, मतलब बोथ बी और सी। वही अगर बात करूं 49 की, तो जहां पे किसी को अपन कॉन्ट्रैक्ट करवा के देते, किसी के साथ अपन थर्ड पार्टी के साथ में अगर कोई बंदा क्या करवा के दे रहा है, कॉन्ट्रैक्ट, तो उसको क्या बोला जाएगा, एजेंट, है ना। माइनर के साथ में एग्रीमेंट करना कैसा है, वॉइड है, कैसा है बेटा, वॉइड, तो 50 का आंसर है बी। 49 का आंसर था एजेंसी, ठीक है कि नहीं बेटा। 51 की अगर बात करूं तो विच वन ऑफ फ्रॉम द फॉलोइंग बिलो इज नॉट रिलेटेड टू कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट, तो इसका आंसर था डी। 51 का आंसर क्या है बेटा, डी। 52 की अगर बात करूं तो किसी ने किसी को खाने पे बुलाया था घर पे, और जब वो खाने पे पहुंचा तो उसने खाना बना के नहीं दिया, तो बेटा तुमको याद होना चाहिए जो एग्रीमेंट सोशल नेचर के होते हैं, तुम लोग किसी को कोई चीज़ करने के लिए बुलाओ, पिक्चर के लिए बुलाओ, खाने के लिए बुलाओ, और ऐसा कुछ होता नहीं है, तो वहाँ पे अपन कोई भी लीगल इंटेंशन क्रिएट कर रहे नहीं है, उसको कॉन्ट्रैक्ट माना नहीं जाएगा, इसका आंसर है बी। फिर ऐसे कौन बंदे जो कि कॉम्पिटेंट नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, तो तीनों भी थे बेटा, अनसाउंड माइंड का, माइनर और डिस्क्वालीफाइड, तो आंसर है इसका डी, ऑल ऑफ द अबव। अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो कैंसिल हो गया 54 क्वेश्चन का, तो उसको बोलते थे रिसेशन, कैंसलेशन को क्या बोलते थे बेटा, रिसेशन। वारंटी के बारे में पूछा, देखो पहले कंडीशन के बारे में पूछा था, अब वारंटी के बारे में पूछा, ऐसे क्वेश्चन नंबर 55 में, तो कोलैटरल होती है, कैसी होती है बेटा, कोलैटरल टू द मेन पर्पस, तो आंसर है ए। 56 की बात करूं तो क्या पार्टनर एलएलपी में कंट्रीब्यूशन के तौर पे टेंजिबल, इनटेंजिबल, इमूवेबल, मूवेबल कोई भी प्रॉपर्टी ला सकता है, हाँ, तो आंसर था ऑल ऑफ द अबव, दैट इज डी। साथ में अगर ऐसा होता है कि दीक्षित, सक्सेना और घोष का एक क्वेश्चन दिया था उन्होंने, क्या सेपरेशन ऑफ मैनेजमेंट होता है, नहीं होता है, तो इसका आंसर है बेटा 57 का सी। 58 की अगर बात करें तो पूछा था उन्होंने कि कौन सा एसेंशियल नहीं होता है सेक्शन 4 के तहत, तो शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं होता है, शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होता है बट शेयरिंग ऑफ लॉसेस नहीं होता है, 58 का आंसर है सी। 59 की अगर बात करूं
तो मिनट्स बनाना पड़ेगा अपने को एलएलपी में कोई भी डिसीजन लेने के बाद आने वाले कितने दिनों के अंदर, तो 30 डेज के अंदर। तो 59 का आंसर है बेटा सी। और लास्ट में पूछा है कि अगर कोई भी मैटर हो जाए या इशू हो जाए एलएलपी में तो उसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, तो आंसर है बी, मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर के साथ। तो यहाँ पे बेटा मैंने तुमको 60 के 60 क्वेश्चन के आंसर बता दिए। तुम लोग वेरीफाई कर लो कि तुम्हारे कितने आंसर सही, और मुझे कमेंट में डालो नीचे कि तुम्हारे कितने आंसर सही और कितने मार्क्स तुम लोग लेके आ रहे हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ऐसे ही तुम्हारे लिए वीडियोस लाते रहूँगा और बढ़ते रहेंगे। एग्जीक्यूटिव की क्लासेस जो है वो चालू होने वाली है बेटा 15 जून से। फटाफट से क्लास जो है वो क्या कर लो बेटा, ज्वाइन कर लो। थैंक यू सो मच।